हे फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स की हिस्ट्री क्या है। जो द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय F.W. कुन्हे इन 1878 फॉर सम एक्टिव प्रिंसिपल इन यीस्ट विच कैटलाइज्ड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू इथेनॉल। तो जो टर्म है एंजाइम वो सबसे पहले कॉइन किया था F.W. कुन्हे ने इन 1978 में। कैसे फॉर सम एक्टिव प्रिंसिपल इन यीस्ट पे कुछ प्रिंसिपल से उनको पता चला कि उन्होंने क्या करा, डिस्कवर किया एंजाइम्स को। ठीक है, विच कैटलाइज फर्मेंटिंग ऑफ शुगर टू इथेनॉल। फर्मेंटेशन से शुगर टू इथेनॉल। इसके बेसिस पे इनिशियली इट वाज प्रपोज दैट ऑल द एंजाइम्स वर प्रोटीन्स। तो स्टार्टिंग में जब एंजाइम हमारे डिस्कवर्ड हुए तो वो ये प्रपोज किया गया कि जो सारे एंजाइम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। बट सिंस द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बट जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लिक एसिड्स की, एंजाइम्स की, तो वहाँ पे द राइबोजाइम्स एंड डीएनए एंजाइम्स द कॉन्सेप्ट वॉज चेंज। तो जब सबसे पहले तो पता चला था कि जो एंजाइम है मेनली किसके बने हैं, सब प्रोटीन्स के हैं। बट जब डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लिक एसिड के एंजाइम्स की और राइबोजाइम्स की एंड डीएनए एंजाइम्स की, तब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया पूरा। In the middle 19th century, Louis Pasteur first suggested that the conversion of sugar to ethanol by yeast was catalyzed by ferments। तो जब 19th century में जो लुइस पास्चर थे, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने सजेस्ट किया था जो कन्वर्जन था शुगर का इथेनॉल से, जो यीस्ट के द्वारा हो रहा था, जो यीस्ट के से हो रहा था, जो शुगर को चेंज इथेनॉल में कर रहा था, वो कैटलाइज कैसे हो रहा था, फर्मेंट्स की हेल्प से। तो उन्होंने बताया सबसे पहले ये सब। ही बिलीव दैट दीज फर्मेंट्स कुड बी एक्टिव ओनली विद इन द यीस्ट सेल। तो वो बिलीव करते थे या वो सोचते थे कि जो फर्मेंट्स हैं, जो ये सब फर्मेंट्स हैं जो चेंज कर रहे हैं शुगर को इथेनॉल में, ये कहाँ एक्टिव है, सिर्फ यीस्ट में ही हो रहा है। मतलब यीस्ट ही कर सकता है, कहने का मतलब है ये उन्होंने सोचा था। तब कौन है, 1978 में उन्होंने इसको नाम दिया एंजाइम, मतलब इन द यीस्ट के अंदर, जो बहुत ही पॉपुलर हो गया वो नाम। फिर उसके बाद इन 1897 एडवर्ड बूचर ने डेमोस्ट्रेट किया दैट द फर्मेंटेशंस कुड बी पॉसिबल यूजिंग यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो उसके बाद जो 1897 में जो एडवर्ड बूचर थे, उन्होंने बताया जो फर्मेंटेशन है वो पॉसिबल है अगर हम यीस्ट के एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारा फर्मेंटेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो फर्मेंटिंग प्रिंसिपल है, जो वो क्या हो सकता है, वो एक्टिव है। मतलब जो यीस्ट के बाहर भी वो एक्टिव है। मतलब उन्होंने तो बोला था लुइस पास्चर ने कि जो सेल के अंदर ही है, यीस्ट के अंदर ही है। तो जब इससे पता चला कि जो फर्मेंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, बाहर भी हो सकता है सेल के, अगर वो उसके बाहर है तो भी एक्टिव है। ठीक है, दिस ओपन वे इन विट्रो स्टडीज़ एंड एंजाइम। तो इससे जो इन विट्रो मतलब कि लैब में एंजाइम का रास्ता खुल गया। तो इससे एंजाइम जो कहाँ स्टडी होने लगे, स्टडी होने के लिए मतलब कि अब एंजाइम लैब में स्टडी कर सकते हैं। तो फिर जेम्स ट्यूमर फिर उसके बाद जेम्स हमनर ने क्रिस्टलाइज़ किया एंजाइम यूरेनेज को। ठीक है, फिर यूरेनेज को उन्होंने एंजाइम को क्रिस्टलाइज़ किया 1926 में एंड फाउंड किया जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके हैं, सिर्फ प्रोटीन के हैं। तो उन्होंने फिर ये पता चला, उसके बाद उन्होंने क्रिस्टलाइज करना शुरू किया। उससे पता चला कि जो हमारे एंजाइम है, सबसे पहला जो एंजाइम जो क्रिस्टलाइज हुआ था वो यूरिएज था। ठीक है, जो यूरिएज था 1926 में हुआ है। और जो प्रोटीन था पेप्सिन वॉज क्रिस्टलाइज इन 1930। पेप्सिन जो था उसको क्रिस्टलाइज किया गया 1930 में, विच वॉज ऑल्सो फाउंड टू प्रोटीन। वो भी उसके अंदर भी प्रोटीन ही पाया गया, मतलब वो भी प्रोटीन ही पाया गया। इट वॉज ओनली इन 1980 when Tom Ketch and Sidney Altman independently showed that the presence of catalytic activity in certain RNAs which were named ribozyme। फिर जो था 1980 उन्होंने क्या शो किया कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी जो सर्टेन आरएनए की है, जिसको नाम के दिया राइबोजाइम्स। तो जिससे हमें पता चला कि जो एंजाइम है कुड बी रिकॉग्नाइज। जो एंजाइम पहले से पहले प्रोटीन बोले गए थे, उसके बाद हमें पता चला कि जो एंजाइम है कुड बी रिकॉग्नाइज कितने पे हुए, 2 पे। एक तो प्रोटीन एंजाइम और दूसरा न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं।